प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के टॉपिक गांधीवादी युग और असहयोग आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। 1909 से 1919 के काल में भारतीय राजनीति में 3 प्रमुख घटनाएं घटित हुईं। पहली, होम रूल लीग या गृह शासन आंदोलन। दूसरी, 1916 का कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता। और तीसरा, 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा। लेकिन इन घटनाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण घटना थी महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश। महात्मा गांधी ने अपने सार्वजनिक जीवन का आरंभ 1893 में दक्षिण अफ्रीका सरकार की रंगभेद की नीति का सफल विरोध करते हुए किया था। दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रही की ख्याति प्राप्त कर चुकने के बाद जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। भारतीय जनता गांधी जी से प्रभावित थी। गोखले के देहावसान, तिलक की रुग्णता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी व विपिन चंद्र पाल आदि नेताओं के उत्साह में कमी हो जाने के कारण भारतीय राजनीति का नेतृत्व स्वतः ही महात्मा के हाथों में आ गया। अखिल भारतीय राजनीति में प्रवेश से पूर्व महात्मा गांधी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर लिया था। महात्मा गांधी अंग्रेजी शासन के सहयोगी से असहयोगी। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राजनीति में ब्रिटिश शासन के सहयोगी के रूप में प्रवेश किया गया। महात्मा ने भारतीय जनता से ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयत्नों में जन और धन की पूरी सहायता देने की अपील की। शासन के द्वारा भी उन्हें केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। किंतु ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण महात्मा सहयोगी से असहयोगी हो गए और उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। अब हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? जनता में घोर निराशा और असंतोष। द्वितीय विश्व युद्ध काल में भारत राष्ट्र ने ब्रिटेन को जन और धन से भरपूर सहायता दी थी और युद्ध में भारतीय राष्ट्रवाद को अपूर्व प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। अब भारतीय जनता स्वतंत्रता और लोकतंत्र के स्वप्न सजोने लगी थी, लेकिन कुछ घटनाओं ने जनता की आशा को निराशा और घोर असंतोष में बदल दिया। शासन के द्वारा युद्ध व्यय के रूप में जोर जबरदस्ती से और भारी मात्रा में धन की वसूली और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि के कारण जनता का प्रत्येक वर्ग आर्थिक कष्ट से गुजर रहा था और इस स्थिति के लिए ब्रिटिश सरकार को उत्तरदायी मानता था। प्लेग, इन्फ्लुएंजा और अकाल की स्थिति में शासन की उदासीनता से घोर असंतोष था। दुखद बात यह थी कि युद्ध के प्रारंभिक चरण में जितनी तेज़ी और जोर जबरदस्ती से सेना में भर्ती की गई, अंतिम चरण में उतनी ही तेज़ी से छंटनी भी प्रारंभ की गई। इससे हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए और जनता ने अनुभव किया कि यह सरकार घोर स्वार्थी है। रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार युद्धकाल के बाद भी आतंकवादी तत्वों पर नियंत्रण के नाम पर दमनात्मक शक्तियां अपने हाथ में बनाए रखना चाहती थी। अतः भारत के सभी वर्गों के विरोध के बावजूद रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट को कानूनी रूप देते हुए रॉलेट एक्ट बनाया गया, जिनके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे मनमाने समय तक नज़रबंद रखा जा सकता था। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसने मोतीलाल नेहरू के शब्दों में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया। सत्याग्रह का प्रारंभ सार्वजनिक हड़ताल के माध्यम से करते हुए 30 मार्च 1919 को संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया, किंतु बाद में तिथि बदलकर 6 अप्रैल कर दी गई। 6 अप्रैल को सारे देश में शहरों और गांवों में पूर्ण और अधिकांशतः शांतिपूर्ण हड़तालें हुईं। सरकार ने कुछ स्थानों की हिंसात्मक घटनाओं को आधार बनाकर दमन चक्र प्रारंभ कर दिया। 7 अप्रैल को महात्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए विशेष उत्साह था और पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर जनता पर शक्ति प्रयोग करने के लिए बेचैन हो रहे थे। 10 अप्रैल को प्रातः अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने
किसी कारण से पंजाब के दो प्रसिद्ध नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को धर्मशाला में नज़रबंद कर अमृतसर से निष्कासन के आदेश दे दिए। जनता ने इसका विरोध किया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। रॉलेट एक्ट और सरकार के इन कार्यों का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई। इस सभा में सैनिक शासन के प्रमुख जनरल डायर के द्वारा अनावश्यक और अंधाधुंध गोली वर्षा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 800 व्यक्ति मरे और 2000 व्यक्ति घायल हुए। इस हत्याकांड का उद्देश्य सारे पंजाब को आतंकित करना था। इसके बाद भी सैनिक शासन घोषित कर अमानवीय व्यवहार और दमन जारी रखा गया। मनमानी गिरफ्तारियां, कोड़ों की मार और मई की तपती दोपहरी में विद्यार्थियों को 16-16 मील तक मार्च कराना दमनकारी शासन के अंग थे। इस घटना का प्रभाव राष्ट्र के मन और मस्तिष्क पर व्यापक रूप से पड़ा। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना सर का खिताब छोड़ दिया और वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकरन नायर ने मार्शल लॉ जारी रखने के विरोध में उस कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। हत्याकांड के प्रभावों के संबंध में थॉमसन और गैरेट लिखते हैं, अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में युगांतरकारी घटना थी, लगभग वैसी ही महत्वपूर्ण जैसी कि 1857 का विद्रोह। हंटर कमेटी की रिपोर्ट। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई, लेकिन इस कमेटी ने हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को दंड देने की सिफारिश करने के स्थान पर उनके कार्य को कर्तव्य से सत्यनिष्ठ लेकिन गलत धारणा पर आधारित बताते हुए उनका परोक्ष रूप से समर्थन किया। ब्रिटिश लॉर्ड सभा और आंग्ल भारतीय प्रेस ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। यह सब कुछ भारतीयों के जले पर नमक छिड़कना था और इससे उदार भारतीयों को असहनीय ठेस पहुंची। खिलाफत आंदोलन। महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारत के मुसलमानों को टर्की के सुल्तान की स्थिति बनाए रखने के संबंध में कुछ आश्वासन दिए थे, लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटेन ने टर्की के साथ जो सेवर्स की संधि की उसके द्वारा इन आश्वासनों को भंग कर दिया गया। इस संधि के द्वारा टर्की के सुल्तान के अधिकार छीन लिए गए। इससे टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानने वाले भारतीय मुसलमान ब्रिटिश शासन के बहुत अधिक विरुद्ध हो गए। उन्होंने खिलाफत आंदोलन, खलीफा की सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और हिंदू मुस्लिम एकता पर आधार पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन करने का निश्चय किया। कांग्रेस की नीति में परिवर्तन। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ उसमें महात्मा ने असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा और सभापति लाला लाजपत राय समेत अनेक वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद गांधी जी का प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकृत हो गया। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी को प्रस्ताव पुनः भारी बहुमत से स्वीकृत हुआ। अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास कर गांधी जी को शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन करने के समस्त अधिकार दे दिए गए। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम और प्रगति। सन 1919 का वर्ष भारतीय जनता के लिए असहयोग का संदेश लेकर आया। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश भारत की जो भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं हैं उन सब का बहिष्कार कर दिया जाए और इस प्रकार सरकार की मशीनरी को बिल्कुल ठप कर दिया जाए। आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार कार्यक्रम निम्नलिखित था। पहला, सरकारी वेतन तथा अवैतनिक पदों का साथ ही उपाधियों का परित्याग। दूसरा, सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार। सरकारी अदालतों का बहिष्कार। विदेशी माल का बहिष्कार। सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों और समारोहों में उपस्थित न होना। भारतीयों द्वारा मेसोपोटामिया में सैनिक, क्लर्क या मजदूर के रूप में कार्य करने से इनकार करना। उपयुक्त निषेधात्मक कार्यक्रमों के अतिरिक्त कार्यक्रम का सकारात्मक पक्ष भी था, जिसने निम्न बातें मुख्य थी। पहली, राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की बड़े पैमाने पर स्थापना। पारंपरिक विवाद तय करने के लिए निजी पंचायतों का उपयोग। बड़े पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार। हथकरघा और बुनाई उद्योग का जीर्णोद्धार। और पांचवा, अस्पृश्यता का अंत। आंदोलन का सूत्रपात गांधी जी ने अपने कैसर हिंद के पद को अंग्रेज़ों को वापस देकर किया। सेठ जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि तथा ऑनररी मजिस्ट्रेटी छोड़ दी। स्थान स्थान पर हजारों विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। इन विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु आंदोलन के नेताओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, जिसमें बिहार विद्यापीठ पटना,
गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पूना, मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ़ और काशी विद्यापीठ काशी की स्थापना की गई। इन राष्ट्रीय विद्यालयों के स्नातकों ने देश सेवा के लिए कार्य में प्रशंसनीय योगदान दिया। अदालतों के बहिष्कार संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत देश के अनेक प्रमुख वकीलों ने वकालत छोड़ दी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में लोगों ने अपूर्व उत्साह दिखाया। स्थान स्थान पर विदेशी वस्त्रों की होली के अपूर्व दृश्य देखे गए। शराब और विदेशी वस्त्र की दुकान पर पिकेटिंग की गई। स्वदेशी की लोकप्रियता प्राप्त हुई और हथकरघा हाथ बुनाई को प्रोत्साहन मिला। कांग्रेस महासमिति ने अपनी मार्च 1921 की वेजवाड़ा बैठक में 1 करोड़ रुपया एकत्रित करने का निश्चय किया और इस कोष में तेजी से राशि एकत्रित होने लगी। कांग्रेस महासमिति ने 30 लाख स्वयंसेवकों की सूची और 20,000 चरखे तैयार किए। आंदोलन की विशेष बात हिंदू मुस्लिम एकता थी। शासन द्वारा दमन और प्रिंस वेल्स का बहिष्कार। प्रारंभ में आंदोलन के प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार ने अमन सभाएं स्थापित करने की कोशिश की, परंतु शासन की यह कोशिश नितांत असफल सिद्ध हुई। सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि इस अद्भुत स्थिति का सामना कैसे करे। आंदोलन को आशा से अधिक बढ़ता देखकर सरकार ने क्रूरता से दमन करना प्रारंभ कर दिया। सरकार ने राजद्रोह सभा अधिनियम का खुलकर प्रयोग किया और आंदोलन के नेताओं को पकड़ना शुरू किया। देशबंधु चित्तरंजन दास को मेमन सिंह में एक सभा में भाषण देने से रोक दिया गया। इसी प्रकार राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरुल हक को आगरा जाने, याकूब हुसैन को कलकत्ता जाने और लाला लाजपत राय को पेशावर जाने से रोक दिया। कुछ स्थानों पर तो बिना आवश्यकता के ही ज़्यादा शक्ति का प्रयोग किया गया। इस प्रकार की घटनाओं में ननकाना कांड सबसे प्रमुख है। 1921 के गुरुद्वारे में कुछ सिख एकत्रित हुए। यह बिल्कुल शांतिपूर्ण समुदाय था, लेकिन एकाएक उन पर धावा बोल दिया गया, गोलियां चलाई गईं। लगभग 70 लोगों की इसमें मौतें हुई। जनता का उत्साह बढ़ता जा रहा था और इसी बढ़ते हुए उत्साह के कारण जुलाई 1921 में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार आंदोलन में तीव्रता आ गई। शासन ने भी अपने वचनों को भुलाकर सितंबर 21 में अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस महासमिति ने अपनी बैठक में अली बंधुओं की गिरफ्तारी का विरोध किया। गिरफ्तारी के विरोध में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया। शासन द्वारा पूरी शक्ति के साथ दमन चक्र जारी किया गया। मारपीट, लाठीचार्ज, गोली रोजमर्रा की बातें हो गईं। 1921 में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाजपत राय, मौलाना आज़ाद, गांधी जी के अतिरिक्त सभी मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस समय कुछ गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या लगभग 60,000 थी, लेकिन जनता का उत्साह कम होने की बजाय दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई उतरे तो कांग्रेस के निश्चय के अनुसार बम्बई में उनका स्वागत हड़ताल से किया गया। कलकत्ता और अन्य स्थानों पर भी प्रिंस का स्वागत हड़ताल और विरोध प्रदर्शन से ही किया गया। रजनी पामदत्त के शब्दों में, जनता की नफरत का ऐसा व्यापक और सफल प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ। जनता के अपूर्व उत्साह और ब्रिटिश सरकार के दमन को देखते हुए आंदोलन के अंतर्गत कोई नवीन कदम उठाना ज़रूरी हो गया था। अतः 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने वायसरॉय को पत्र लिखते हुए चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के अंदर सरकार ने अपनी दमन नीति में परिवर्तन नहीं किया तो बारडोली और गुंटूर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसमें कर न दो के कार्यक्रम को भी शामिल किया जाएगा। चौरी चौरा कांड और आंदोलन का अंत। लेकिन 7 दिन का समय समाप्त होने से पूर्व ही एक ऐसी घटना हुई जिसने संपूर्ण स्थिति को बदल दिया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस के बल प्रयोग से जनता ने उत्तेजित होकर थाने में आग लगा दी। परिणाम स्वरूप थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए। अहिंसावादी गांधी हिंसा के इस क्रूर प्रयोग को सहन नहीं कर सके और उन्होंने चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं की अस्वीकृति के बाद भी 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाकर अगले 6 वर्षों के लिए उन्हें सजा दे दी गई। आंदोलन के आकस्मिक स्थगन और अन्य नेताओं के तीव्र विरोध किया जाना स्वाभाविक था। मोतीलाल नेहरू और लाजपत राय ने जेल में ही लंबे पत्र लिखकर गांधी को किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड देने के लिए आड़े हाथ लिया।
सुभाष चंद्र बोस ने सामान्य भावना को व्यक्त करते हुए कहा, ठीक उस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश दे देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसियों और जनता के एक भाग द्वारा आंदोलन के स्थगन को राष्ट्रीय अपमान समझा गया। आंदोलन के स्थगित होने से हिंदू मुस्लिम एकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। असहयोग आंदोलन की दुर्बलताएं। आंदोलन की संभवतः सबसे बड़ी दुर्बलता राजनीति में धर्म का प्रवेश था, जिसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक हुए। खिलाफत का प्रश्न, जो एक धार्मिक प्रश्न था, उसे राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक मसले के साथ मिलाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ऐसा किया था, लेकिन इसने भारतीय राजनीति में धार्मिक कट्टरता को प्रवेश प्रदान कर दिया और इसका दूरगामी प्रभाव हिंदू मुस्लिम तनाव के रूप में प्रकट हुआ। मजूमदार ठीक ही लिखते हैं, गांधी द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता पर चुना गया आधार बहुत ही कमज़ोर था। आंदोलन से भारतीयों के जिन उच्च आशाओं ने जन्म लिया था, उनमें से किसी के भी पूरे हुए बिना आंदोलन के स्थगन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। हिंसा की छुटपुट घटनाओं को गांधी जी के द्वारा स्वाभाविक समझा जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त ये घटनाएं शासन द्वारा किए गए दमनपूर्ण कार्यों की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इन घटनाओं का उत्तरदायित्व अंग्रेजी शासन पर ही डाला जाना चाहिए था। आंदोलन को सहसा स्थगित कर देना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं था। साधारण अनुमान के आधार पर कह सकते हैं कि यदि आंदोलन कुछ समय और चलता तो सरकार के लिए सुधारों की नवीन और सारपूर्ण योजना की घोषणा करना अत्यंत आवश्यक हो जाता। अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन का क्या महत्व था। इन दुर्बलताओं के होते हुए भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। पहला, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। इसने जनता में अपूर्व त्याग और साहस की भावना का संचार किया। अब तक देशभक्ति का राष्ट्रीयता कुछ गिने चुने व्यक्तियों की विरासत समझी जाती थी। महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन के प्रभाव से सर्वसाधारण की संपत्ति बन गई। असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन था और उसने भारतीय जनता को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। महात्मा जी और कांग्रेस की यह एक आश्चर्यजनक सफलता थी। असहयोग आंदोलन की महत्ता के संबंध में कुपलैंड लिखते हैं, गांधी ने यह काम किया जो तिलक भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी ही नहीं, जनप्रिय भी बनाया। अभी वह नगरों के बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था, अब वह गाँवों की जनता तक पहुँच गया। दूसरा, आंदोलन के द्वारा साधारण जनता को निर्भीकता प्रदान की गई। पहले जनता सरकार का विरोध करने से डरती थी, जेल जाने से डरती थी, परंतु इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनता निर्भीक हो गई और खुलकर सरकार का विरोध करने लगी। सार्वजनिक सभाओं में सरकार की आलोचना करना एक आम बात हो गई और बच्चे बच्चे के मुंह से स्वराज्य शब्द सुनाई देने लगा। तीसरा, इस आंदोलन का एक बड़ा लाभ यह था कि जब तक आंदोलन चलता रहा, ब्रिटिश सरकार जनता का पूर्ण सहयोग करने के लिए प्रयत्नशील रही और इसीलिए उसने 1919 के सुधारों को उदारतापूर्वक कार्यान्वित किया और उदारवादियों को अपना हर तरह से सहयोग दिया। चौथा, कांग्रेस ने जो रचनात्मक कार्यक्रम अपनाए, जैसे खादी, चरखा कातना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का संचालन और विदेशी माल के बजाय स्वदेशी को अपनाना, इससे भी देश को बड़ा लाभ हुआ। सुभाष चंद्र बोस आंदोलन की सफलता को स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि 1921 के वर्ष में निसंदेह एक सुव्यवस्थित दलीय संगठन प्रदान किया। इससे पूर्व कांग्रेस एक वैधानिक दल और मुख्यतः बात करने वाली संस्था थी। महात्मा ने इससे नया विधान दिया और देशव्यापी बनाया। उन्होंने इसे एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया।